एक माँ का प्यार जब स्वाभिमान की आग बन जाए तो वह अच्छे अच्छों का घमंड चकनाचूर कर सकता है। और आज की यह कहानी कुछ ऐसी ही है, जहाँ हम आपके लिए एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें छिपा सबक हम सभी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी कहानियाँ और इंसाफ की जीत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप दुनिया के किस शहर से हमें सुन रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। उस दिन दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह यात्रियों की चहल पहल और गूंज से भरा हुआ था। हर तरफ यात्रियों की भागदौड़ मची हुई थी। हवाई अड्डे का यह कोलाहल हमेशा से मुझ पर दो तरह का असर डालता आया है। जहां एक तरफ उड़ान भरने का उत्साह होता है, वहीं दूसरी तरफ एक हल्की सी बेचैनी भी महसूस होती है। शायद मेरी उम्र के लोगों के लिए यह सामान्य बात है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात को स्वयं नियंत्रित करने की आदत डाल लेते हैं। मैं उस भीड़ भाड़ वाले चेक इन काउंटर से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और मैंने अपने सीने से चमड़े का एक फोल्डर मजबूती से लगा रखा था, जिसमें हमारी पूरी यात्रा के दस्तावेज सुरक्षित रखे हुए थे। उस फोल्डर के भीतर 5 भारतीय पासपोर्ट रखे हुए थे और उनके साथ कई जरूरी प्रिंट आउट भी थे, जिन्हें तैयार करने में मैंने बहुत मेहनत और समय लगाया था। इन सभी कागजात को जुटाने के लिए मैंने अपने छोटे से निवेश से होने वाले पिछले 6 महीनों के पूरे मुनाफे को खर्च कर दिया था, ताकि मेरा परिवार खुश रह सके। हमने मालदीव के नीले समंदर के बीच बसे एक बेहद खूबसूरत और निजी रिसोर्ट में ठहरने की बुकिंग की थी। वह कोई साधारण होटल नहीं था, बल्कि पानी के ऊपर बना एक बेहद शानदार और आलीशान विला था। मैं पिछले 6 महीनों से इस पूरी यात्रा की योजना बना रही थी और हर छोटी बड़ी बात का बारीकी से ध्यान रख रही थी। आधिकारिक रूप से तो यह मेरे पोते पोतियों के लिए छुट्टियों का एक शानदार उपहार था, लेकिन अनौपचारिक रूप से यह मेरा 58वां जन्मदिन मनाने का अपना खास तरीका था। मुझे अपने जन्मदिन पर बड़े बड़े तामझाम, दिखावटी दावतें और दूर के रिश्तेदारों की वह बनावटी मुस्कान बिल्कुल नहीं चाहिए थी, जो केवल औपचारिकता निभाने के लिए आती है। मैं तो बस विशाल समुद्र की शांति चाहती थी और चाहती थी कि मेरा अपना परिवार, मेरे बच्चे और मेरे नातिन पोते उस सुकून भरे पल में मेरे साथ हो। इस पूरी यात्रा का एक एक खर्च मैंने अपनी जेब से उठाया था, जिसमें बिजनेस क्लास की महंगी टिकटें, रिसोर्ट तक पहुंचने के लिए प्राइवेट बोट का इंतजाम और पानी के ऊपर बने उस शानदार विला का किराया भी शामिल था, जिसका अपना निजी स्विमिंग पूल भी था। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा आदित्य वहां जाकर किसी राजा की तरह महसूस करे और उसकी पत्नी नेहा भी आखिरकार अपनी सारी थकान और शिकायतों को कुछ दिनों के लिए भूल जाए। लेकिन उसी पल टर्मिनल की ठंडी रोशनी के नीचे खड़े खड़े मुझे अचानक महसूस हुआ कि हमारे आसपास की हवा भारी होती जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले महसूस होती है। मेरा बेटा आदित्य मुझसे कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा था और उसका पूरा ध्यान अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर था, मानो वह पूरी दुनिया से कट जाना चाहता हो। वह घबराहट में बार बार एक पैर से दूसरे पैर पर अपना वजन बदल रहा था और अपनी कमीज का कॉलर ठीक कर रहा था, जैसे उसे घुटन हो रही हो। वह सुबह से ही मुझसे नजरें मिलाने से बच रहा था। जब से हमें लेने के लिए एक बड़ी और महंगी टैक्सी घर आई थी, तब से उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला था। मैंने उसकी इस चुप्पी को यात्रा के तनाव का नाम देकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अक्सर पुरुष हवाई यात्रा से पहले थोड़े नर्वस हो जाते हैं, भले ही वे इस बात को कभी खुलकर स्वीकार न करें। हालांकि नेहा का व्यवहार आदित्य से बिल्कुल अलग और बहुत ही संदिग्ध लग रहा था, जो मुझे अंदर ही अंदर खटक रहा था। वह अपनी माँ उर्मिला के पास खड़ी थी और बहुत धीरे धीरे फुसफुसाते हुए तेजी और जोश में कुछ बातें कर रही थी। उसने अपना मुंह अपने हाथ से ढक रखा था, ताकि मैं उनकी बातें न सुन सकूं, जो साफ बता रहा था कि कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। उर्मिला
जो मेरे बेटे की सास थी, एक बहुत ही शोर मचाने वाली और तड़क भड़क पसंद महिला थी। उसे गहरे रंग के कपड़े पहनना और सोने के ढेर सारे कंगन पहनना बहुत पसंद था। उसके कंगन उसकी हर हरकत के साथ जनजनाते रहते थे और उस समय उसकी मौजूदगी मेरे लिए किसी बड़े रहस्य से कम नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे इस यात्रा के लिए आमंत्रित नहीं किया था। मेरा बजट और पूरी योजना केवल 5 लोगों के लिए थी, जिसमें मैं, आदित्य, नेहा और मेरे 2 जुड़वा पोते शामिल थे। जब उर्मिला हवाई अड्डे के गेट पर एक बहुत बड़े सूटकेस के साथ दिखाई दी, तो मुझे लगा कि शायद वह सिर्फ बच्चों को विदा करने और शुभकामनाएं देने आई होगी। यह उसका पुराना अंदाज था कि हर बात पर हंगामा खड़ा करना, विदाई के समय मगरमच्छ के आंसू बहाना और बिना मांगी सलाहों का ढेर लगा देना। लेकिन उसका वह सूटकेस इतना बड़ा था कि उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह केवल अलविदा कहने नहीं आई, बल्कि पूरी तैयारी के साथ कहीं जाने के इरादे से आई है। उस सूटकेस पर एक विशेष टैग लगा हुआ था, जिस पर उर्मिला का नाम साफ साफ लिखा था। उसे देखकर मेरा माथा ठनक गया। तभी नेहा की आवाज ने मुझे मेरे विचारों से बाहर निकाला। वह मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। उसने क्रीम रंग का बेहद महंगा सिल्क का सूट पहन रखा था, जिसे देखकर मुझे शक हुआ कि शायद यह उसी पैसे से खरीदा गया है जो मैंने आदित्य को उसका व्यवसाय बढ़ाने के लिए दिए थे। उसने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, अब चेक इन का समय हो गया है और काउंटर भी खुल चुका है। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। हम सब मिलकर काउंटर की तरफ बढ़ने लगे, जहां मेरे 7 साल के जुड़वा पोते गोलू और पंकज सूटकेसों के आसपास खेल रहे थे। उन्हें बड़ों के बीच चल रहे इस तनाव का जरा भी अंदाजा नहीं था। मेरे सीने में एक अजीब सी ठंडक और घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि इतने वर्षों तक फाइनेंस ऑफिसर के रूप में काम करने की वजह से मेरी अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही थी कि यह कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन मैंने उस आवाज को दबा दिया और खुद को समझाया कि यह मेरा परिवार है, मेरा अपना बेटा है, मेरा अपना खून है। भला ये मेरे साथ क्या गलत करेंगे। काउंटर पर बैठी एयरलाइन की कर्मचारी अपनी वर्दी में बहुत ही शालीन और मददगार लग रही थी। उसने हमारी तरफ देखकर बड़े प्यार से पासपोर्ट मांगे। मैं दस्तावेजों वाले फोल्डर से पासपोर्ट निकालने के लिए एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि नेहा बड़ी फुर्ती से मेरे काउंटर के बीच आकर खड़ी हो गई। उसने मुझे अपने कंधे से इस तरह किनारा कर दिया मानो यह सब अनजाने में हुआ हो, और फिर बड़ी चहकती हुई आवाज में कर्मचारी को पासपोर्ट का बंडल थमा दिया। मैं वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। मेरी आंखों के सामने केवल 4 गहरे नीले रंग के पासपोर्ट थे, जबकि मेरा अपना पासपोर्ट अभी भी मेरे हाथ में पकड़े फोल्डर के भीतर ही रखा हुआ था। 5वां पासपोर्ट, जिसे नेहा ने एक विजयी मुस्कान के साथ कर्मचारी को दिया था, वह मेरा नहीं बल्कि अपनी माँ उर्मिला का था। मैंने बहुत ही शांत आवाज में नेहा को पुकारा। मेरी आवाज में कोई कंपन नहीं था, लेकिन मेरे भीतर जैसे सब कुछ टूटकर बिखर गया था। मैंने उसे कहा, नेहा, शायद तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि तुमने मेरी जगह अपनी माँ का पासपोर्ट दे दिया है और मेरा पासपोर्ट अभी भी मेरे पास है। नेहा बहुत ही धीरे से मेरी तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर नकली सहानुभूति के भाव आ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दूर के रिश्तेदार की मौत की खबर सुनाते समय लोग केवल दिखावे के लिए दुख जताते हैं, जबकि उनका ध्यान सिर्फ विरासत पर होता है। उसने मुझे मम्मी जी कहकर संबोधित किया। वह ऐसा तभी करती थी जब उसे मुझसे कोई बहुत बड़ा फायदा निकालना होता था या कोई कड़ी बात मनवानी होती थी। उसने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, हमने आपस में चर्चा की है और हम सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि इस बार उर्मिला माँ का साथ चलना ही सबके लिए बेहतर होगा। उस समय टर्मिनल पर बहुत शोर था। दुबई की फ्लाइट की घोषणा हो रही थी। कहीं कोई बच्चा रो रहा था तो कहीं कोई हंस रहा था, लेकिन मेरे लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। चारों तरफ फैला शोर अचानक मेरे कानों में सन्नाटे में बदल गया था। मैंने उसकी आंखों में देखने की बजाय सीधे अपने बेटे आदित्य की तरफ देखा और उससे पूछा, इस बेहतर होने का आखिर क्या मतलब है? मुझे साफ साफ समझाओ। आदित्य अभी भी अपने महंगे जूतों की नोक को घूर रहा था। उसने सिर झुका रखा था, जैसे उसे अपनी माँ से नजरें मिलाने में शर्म आ रही हो।
नेहा ने अपनी आवाज और भी धीमी कर ली, मानो उसे मेरी सेहत की बहुत चिंता हो, ताकि आसपास खड़े लोगों को भी वही सही लगे। उसने कहा, माँ, आप तो जानती हैं कि यह 14 घंटे की बहुत लंबी उड़ान है। पिछले महीने आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था और आपको माइग्रेन की शिकायत भी हुई थी। मालदीव में बहुत बड़ी गर्मी और उमस होगी और डॉक्टर भी इस उम्र में अचानक जलवायु बदलने की सलाह बिल्कुल नहीं देते। मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया, मेरा ब्लड प्रेशर अब बिल्कुल सामान्य है और यह यात्रा मेरे जन्मदिन के लिए है, इसीलिए मेरा जाना तो तय है। तभी उर्मिला भी बीच में बोल पड़ी। उसने अपने गले का भारी सोने का हार ठीक करते हुए बड़े अजीब लहजे में कहा, अरे दीदी, आपको इन झंझटों की क्या जरूरत है? आप घर पर आराम से रहिए, शांति से अपने पसंदीदा टीवी सीरियल देखिए। मैं बच्चों के साथ चली जाऊंगी और उनकी देखभाल भी कर दूंगी, क्योंकि आजकल वे मुझसे बहुत घुल मिल गए हैं। और मिला ने तो यहाँ तक झूठ बोल दिया था कि कल ही गोलू कह रहा था कि वह अपनी उर्मिला नानी को साथ ले जाना चाहता है, जबकि मैं साफ देख सकती थी कि बच्चे ये सब सुनकर चुप हो गए थे। मैंने आदित्य का नाम पुकारा। यह मेरा आखिरी प्रयास था। एक माँ की अपने बेटे से वह अंतिम उम्मीद थी कि कम से कम इस मोड़ पर तो वह सच का साथ देखा। आदित्य ने आखिरकार अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में मुझे वही डर और मजबूरी दिखाई दी जिससे मैं पूरी जिंदगी डरती आई थी। वह मेरी अपनी परवरिश का हिस्सा था, मेरा वह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लेकिन आज मुझे लगा कि मुझसे कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई। वह एक मजबूत इंसान नहीं बन पाया, बल्कि अपनी पत्नी की ऊंची महत्वाकांक्षाओं के सामने एक कमजोर व्यक्ति बनकर रह गया था, जो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। वह हकलाते हुए बोला, माँ, नेहा सही कह रही है, आपके लिए यह सब बहुत थकाने वाला होगा। उर्मिला माँ ज्यादा फुर्तीली है, उनके साथ बच्चों को ज्यादा मजा आएगा। उसने बड़ी निर्लजता से कहा, आप बुरा मत मानिएगा, हम आपके लिए वहां से कोई अच्छा सा तोहफा ले आएंगे। बस आप समझ जाइए कि अब यही सब के लिए बेहतर होगा। मैंने उन सबको एक एक करके देखा। नेहा के चेहरे पर अपनी जीत की चमक थी। उर्मिला मन ही मन मेरे पैसों से बुक किए गए उस शानदार विला में छुट्टियां बिताने के सपने देख रही थी, और मेरा बेटा अपने वैवाहिक शांति बनाए रखने के लिए अपनी ही माँ को धोखा दे चुका था। इन सब ने मिलकर यह पूरी योजना पहले ही बना ली थी। उन्हें पता था कि टिकटों के पैसे मैं पहले ही दे चुकी हूँ, और उन्हें यह भी पूरा भरोसा था कि मैं सार्वजनिक जगह पर कोई तमाशा नहीं करूंगी। वे मेरी परवरिश, मेरे आत्मसम्मान और मेरी उस आदत का फायदा उठा रहे थे कि मैं कभी अपने घर की गंदगी को बाहर नहीं आने देती और चुपचाप हर कड़वा घुट पी जाती हूँ। उन्होंने मुझे केवल एक चलता फिरता बटुआ समझ लिया था, जिसका काम सिर्फ पैसे देना और एक दादी के रूप में घर की देखभाल करना था। मैंने एक लंबी और ठंडी सांस ली, और जो गुस्सा किसी दूसरी औरत को चिल्लाने या रोने पर मजबूर कर देता है, वही गुस्सा मेरे भीतर बर्फ जैसी ठंडी शांति में बदल चुका था। यह वही एहसास था जो मुझे तब होता था जब मैं किसी घाटे में चल रही कंपनी की शाखा बंद करने का निर्णय लेती थी और भावनाओं को किनारे रखकर केवल सही फैसला करती थी। अब मेरे मन में उनके लिए सारी दया समाप्त हो चुकी थी। केवल हिसाब किताब बाकी था, जिसे मुझे बराबर करना था। मैंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। मेरी इस शांति को देखकर नेहा भी एक पल के लिए हैरान रह गई और उसकी पलकें तेजी से झपकने लगी। मैंने अपना फोल्डर खोला। उसमें से होटल की बुकिंग, आने जाने के ट्रांसफर और यात्रा बीमा के सभी दस्तावेज निकाल लिए, जिनके बिना उनकी यात्रा संभव ही नहीं थी। मैंने सारे वाउचर काउंटर पर उर्मिला के पासपोर्ट के बगल में रख दिए और कहा, जब आप लोगों ने सब कुछ पहले ही तय कर लिया है तो मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। आदित्य को लगा कि वह जीत गया है। उसने राहत की सांस ली और मेरे गाल पर प्यार से एक छोटा सा चुंबन देने की कोशिश की, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गई। मैंने बस इतना कहा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, और फिर बिना पीछे मुड़े हवाई अड्डे के निकास द्वार की ओर चल पड़ी। चलते हुए मैंने पीछे से नेहा की हंसी सुनी। वह अपनी माँ से कह रही थी, देखा, मैंने कहा था ना कि वह सब समझ जाएगी। बूढ़े लोगों को बस आराम चाहिए होता है। मैं भीड़ के बीच अपना सिर ऊंचा करके चल रही थी। मेरा शरीर किसी तनी हुई डोर की तरह सीधा था,
मानो मेरे भीतर एक नई शक्ति आ गई हो। हवाई अड्डे के शीशे के दरवाजे मेरे लिए खुल गए और बाहर की ताजी हवा ने मेरा स्वागत किया। लेकिन मैंने कोई टैक्सी नहीं बुलाई। इसकी बजाय मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने संपर्कों में जाकर एक ऐसा नंबर ढूंढा जिसे मैंने पिछले 3 वर्षों से इस्तेमाल नहीं किया था। वह मेरे निजी बैंकर जतिन का नंबर था। जतिन ने फ़ोन उठाया और उसकी आवाज़ में हल्की सी हैरानी थी। उसने कहा, शांति जी, आपसे इतने समय बाद बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैंने बहुत ही औपचारिकता लहजे में पूछा। जतिन, क्या तुम्हें याद है कि हमने उस गोल्डन पैराशूट प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी? अगर मैं कभी अपनी संपत्ति के प्रबंधन की रणनीति बदलना चाहूँ? उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन आपने कहा था कि वह आपका आखिरी हथियार होगा, जिसे आप केवल बहुत बड़ी आपात स्थिति में ही इस्तेमाल करेंगी। मैंने आसमान की ओर उड़ते हुए एक जहाज को देखा और शांत स्वर में कहा, जतिन, अब वह समय आ गया है। आप प्रोटोकॉल को अभी इसी वक्त लागू कर दो। मैंने फ़ोन रख दिया और पूरे 1 घंटे बाद पहली बार मेरे चेहरे पर दिल से निकली एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान आई। मैं सीधे घर वापस नहीं गई, बल्कि हवाई अड्डे की दूसरी मंजिल पर स्थित उस शानदार लॉन्ज की ओर बढ़ गई, जहां से पूरा रनवे साफ दिखाई दे रहा था और बड़े बड़े कारोबारी अपनी उड़ान से पहले समय बिताते थे। मैंने खिड़की के पास वाली एक मेज चुनी, जहां से पूरा हवाई अड्डा किसी विशाल मशीन की तरह दिखाई दे रहा था, जिसमें हर पुर्जा अपनी जगह पर ठीक से काम कर रहा था, सिवाय मेरे परिवार के। मैंने वेटर से एक महंगी ड्रिंक मंगवाई। उसने मेरे सलेटी रंग के कोट और गंभीर चेहरे को देखा, सिर हिलाया और चुपचाप चला गया। मैं खिड़की से उस विशाल विमान को देख रही थी, जिसमें मेरा बेटा, मेरी बहू और उसकी माँ सवार थे, और जो धीरे धीरे उड़ान भरने के लिए रनवे की ओर बढ़ रहा था। वे लोग शायद अब तक अपनी सीटों पर आराम से बैठ चुके होंगे और इस इंतजार में होंगे कि कब उन्हें पेय परोसा जाए और उनकी छुट्टियों का असली मजा शुरू हो। आदित्य ने शायद अपने पैर गलियारे की ओर फैला लिए होंगे, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि नियम केवल उन लोगों के लिए होते हैं जो कम पैसों में यात्रा करते हैं। वेटर ने मेरे सामने ड्रिंक रखी और मैंने उसका एक घूंट भरा। उसकी गर्माहट मेरे सीने में तो फैल गई, लेकिन वह उस बर्फ को नहीं पिघला सकी जो मेरे दिल में आधे घंटे पहले जम चुकी थी। मैंने फिर से अपना फ़ोन निकाला और बैंक का वह प्राइवेट ऐप खोला जो बहुत कम लोगों के पास होता है और जिसमें मेरी पूरी संपत्ति का लेखा जोखा दर्ज था। सालों तक मैंने खुद को धोखे में रखा कि मैं आदित्य को जो भी आर्थिक मदद देती हूँ उसे एक स्टार्टअप में निवेश का नाम देती थी, ताकि उसका आत्मसम्मान बना रहे। मैंने उसे यह विश्वास दिलाया कि उसकी कंसल्टिंग फर्म बहुत सफल है, जबकि हकीकत में उस फर्म की इकलौती क्लाइंट मैं ही थी, जो उसे बिना किसी वजह के पैसे देती रहती थी। मैं उसके खाते में फर्जी सलाहकार शुल्क के नाम पर पैसे जमा करती थी, ताकि उसे लगे कि वह अपने परिवार का पालन पोषण खुद कर रहा है, जबकि उसका प्लेटिनम कार्ड सीधे मेरे मुख्य खाते से जुड़ा हुआ था। उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके घर का किराया, बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल की फीस और उसकी महंगी गाड़ी की किस्तें आखिर कौन भर रहा था। मैं उसके लिए कोई मां नहीं रह गई थी, बल्कि एक चलती फिरती एटीएम मशीन बनकर रह गई थी। और आज उस एटीएम ने अपनी सेवाएं हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया था। मेरी उंगली उस विकल्प पर जाकर रुकी जहां परिवार के सदस्यों की खर्च करने की सीमा तय की जाती थी। वहां आदित्य और नेहा के नाम के आगे अनलिमिटेड लिखा था। मैंने मन ही मन सोचा था, कितनी बड़ी विडंबना है कि मेरा असीमित प्यार ही उनके लिए असीमित क्रेडिट लिमिट बन गया था, और उन्होंने मान लिया था कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैंने उस अनलिमिटेड शब्द को हटाया, उसकी जगह सिर्फ एक अंक लिख दिया, 0। फिर मैं आज के सबसे बड़े खर्च यानी उस रिसोर्ट के बीच लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पर गई। उसका भुगतान 2 घंटे पहले ही हुआ था, और बैंकिंग की भाषा में इसका मतलब था कि मैं अपनी इच्छा से किसी तीसरे पक्ष का खर्च उठा रही थी। मैंने तुरंत उस ट्रांजैक्शन को विवादित श्रेणी में डाल दिया और कारण में लिख दिया कि यह मेरी अनुमति के बिना किया गया खर्च है। सिस्टम ने मुझे चेतावनी दी कि ऐसा करने से बैंक की गारंटी समाप्त हो जाएगी और पूरी रकम कार्ड धारक
के सिर पर व्यक्तिगत कर्ज के रूप में आ जाएगी। मैंने आसमान की ओर उड़ते हुए उस विमान को देखा जो उन्हें उस जन्नत की ओर ले जा रहा था जिसे उन्होंने मुझसे छीन लिया था। और फिर मैंने कन्फर्म का बटन दबा दिया। अब मुझे अच्छी तरह पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं अपनी आंखों के सामने वह दृश्य साफ साफ देख सकती थी, मानो मैं खुद उनके बगल वाली सीट पर बैठी हूँ। आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक एयर होस्टेस अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बिजनेस क्लास में ड्रिंक्स की ट्रॉली लेकर उनके पास पहुंची होगी। आदित्य को हमेशा अपनी रईसी दिखाने का शौक था, इसीलिए उसने निश्चित ही कोई बहुत महंगा पेय ऑर्डर किया होगा जो सामान्य मेनू में भी नहीं होता। उसने अपना प्लेटिनम कार्ड बड़े गर्व से एयर होस्टेस की ओर बढ़ाया होगा, जबकि नेहा अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त होगी और उर्मिला आसपास बैठे लोगों को अपने महंगे गहने दिखा रही होगी। लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस ने उस कार्ड को मशीन में डाला होगा, एक छोटी सी मगर बेहद कर्कश बीप की आवाज सुनाई दी होगी और मशीन पर लाल बत्ती जल उठी होगी। फिर उसने बड़े ही विनम्र स्वर में आदित्य से कहा होगा, क्षमा कीजिए श्रीमान, आपका यह ट्रांजैक्शन अस्वीकृत हो गया है और बैंक ने इस कार्ड को जब्त करने का निर्देश दिया है। आदित्य ने शायद इस बात को हंसकर टाल दिया होगा कि यह कोई तकनीकी खराबी होगी, क्योंकि उसके पास तो असीमित पैसा है। उसने एयर होस्टेस से दोबारा कोशिश करने को कहा गया, लेकिन नतीजा वही रहा होगा। एयर होस्टेस ने विनम्रता से कह दिया होगा कि बैंक ने इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया है और अब उन्हें भुगतान का कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। आदित्य के चेहरे से वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान गायब हो गई होगी जो उसे आसपास बैठे यात्रियों की नजरें अपने ऊपर चुभती हुई महसूस होने लगी होगी। उसने घबराकर अपना दूसरा रिजर्व कार्ड निकाला होगा जो मैंने नेहा को घर के खर्चों के लिए दिया था, लेकिन वहां भी वही कहानी दोहराई गई होगी। अपर्याप्त बैलेंस। आदित्य की आवाज अब कांपने लगी होगी और वह गुस्से में चिल्लाया होगा, यह बैंक की गलती है, मेरे खाते में करोड़ों रुपए हैं और मैं इसकी शिकायत करूंगा। लेकिन एयर होस्टेस ने बड़े शांत और सख्त स्वर में कह दिया होगा कि वह अब उन्हें कोई अतिरिक्त सेवा नहीं दे सकती और जो नाश्ता तथा पेय पहले ही परोसे जा चुके हैं उनका भुगतान उन्हें नकद करना होगा, अन्यथा लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट अधिकारी उनसे संपर्क करेंगे। मैंने अपनी ड्रिंक का आखिरी घुट भरा और महसूस किया कि शराब की कड़वाहट अब मेरे इरादों की कड़वाहट से मेल खा रही थी। आसमान में वह विमान अब केवल एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया था और उनकी उड़ान शुरू होते ही उनका पतन भी शुरू हो चुका था। मैंने बार का बिल चुकाया, वेटर को अच्छी सी टिप दी और हवाई अड्डे से बाहर निकल गए, क्योंकि अब मुझे सिर्फ शांति चाहिए थी। मेरा फोन अभी पूरी तरह शांत था, क्योंकि आसमान में सिग्नल नहीं आते और मुझे कुछ घंटों की वह गहरी खामोशी मिल गई थी जिसका मैं आनंद लेना चाहती थी। मैं अपनी कार में बैठी जिसे मैंने पार्किंग में छोड़ा था और धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ चली, जहाँ की सड़कों पर मुझे एक नई आज़ादी का एहसास हो रहा था। मुझे पता था कि दुनिया के दूसरे छोर पर मालद्वीप के हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्हें किस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आदित्य और नेहा जब उस ठंडे विमान की कैबिन से बाहर निकलकर मालदीव की उमस भरी गर्मी में कदम रखेंगे, तब तक उनका मूड पहले ही खराब हो चुका होगा। आदित्य ने शायद खुद को और नेहा को यह समझा लिया होगा कि यह सब केवल एक तकनीकी गड़बड़ी है जिसे मैं एक फोन कॉल से ठीक कर दूंगी। वह पासपोर्ट नियंत्रण से गुजरकर उस काउंटर की ओर बढ़े होंगे जहां से रिसोर्ट की प्राइवेट नाव मेहमानों को लेने आती थी। आमतौर पर ऐसे आलीशान रिसोर्ट अपने मेहमानों का स्वागत ठंडे तौलिए और नारियल पानी से करते हैं तथा नाव का कप्तान स्वयं उनका सामान उठाने आता है। लेकिन इस बार वह कप्तान हाथ बांधे खड़ा था। उसने आदित्य की ओर फीकी सी नजर डाली और फिर अपना टेबलेट देखने लगा। आदित्य ने पूरे आत्मविश्वास से अपना नाम बताया होगा, लेकिन कप्तान ने बिना नजरें उठाए शांत स्वर में कहा होगा, क्षमा कीजिए, आपकी बुकिंग रद्द कर दी गई है। उस पल आदित्य और नेहा के बीच गहरा सन्नाटा छा गया होगा, जबकि उनके आसपास दूसरे पर्यटक अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे और समुद्र की लहरों की आवाज लगातार गूंज रही थी। आदित्य ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा होगा, बुकिंग कैसे रद्द हो सकती है?
क्या तुम जानते भी हो कि मेरी माँ कौन है? कप्तान ने पूरी शालीनता से जवाब दिया होगा। शांति देवी इस बुकिंग की मुख्य भुगतान करता है। उन्होंने लगभग 40 मिनट पहले ही इस आरक्षण से जुड़े सभी अधिकार और भुगतान वापस ले लिए हैं। कप्तान की नजरों में अब उन लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं बचा था जिनके कार्ड अचानक काम करना बंद कर देते हैं और जो अपनी औकात से ज्यादा दिखावा करते हैं। उसने साफ कह दिया कि वह उन्हें अपनी नाव पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि यह सेवा केवल उन्हीं मेहमानों के लिए थी जिनकी बुकिंग अभी भी कंफर्म थी। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चिल्लाने लगी कि यह सब गैर कानूनी है और वह उन पर केस कर देगी। लेकिन कप्तान ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और अपने दूसरे पर्यटकों के स्वागत में लग गया जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उर्मिला, जो अब तक चुपचाप खुद को हाथ के पंखे से हवा कर रही थी, अचानक शिकायत करने लगी कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वह इस गर्मी में यहाँ ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। आदित्य पागलों की तरह अपने फोन से मुझे लगातार कॉल करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मैं जानबूझकर उसका फोन नहीं उठा रही थी ताकि उसे अपनी बेबसी का एहसास हो सके। नेहा ने गुस्से में अपना सूटकेस जमीन पर पटक दिया होगा और मुझे बूढ़ी डायन तक कह डाला होगा, क्योंकि उसे यकीन था कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ। उसे भरोसा था कि मैं थोड़ी देर बाद मान जाऊंगी और सारे पैसे फिर से जारी कर दूंगी, क्योंकि उसके अनुसार मैं उसके बिना अकेली और बोर हो जाऊंगी। आदित्य ने माथे का पसीना पोंछते हुए फैसला किया होगा कि वे खुद होटल पहुंचेंगे और वहां के मैनेजर से बात करेंगे जिसे वह पहले से जानता था। लेकिन उन्हें ले जाने के लिए अब कोई आलीशान प्राइवेट बोट उपलब्ध नहीं थी। उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, वह पुरानी और बदबूदार वाटर टैक्सी जिसका इस्तेमाल स्थानीय लोग करते थे। उर्मिला ने नाक सिकोड़ते हुए उस नाव में बैठने से साफ मना कर दिया होगा, लेकिन नेहा ने उसे डांटते हुए कहा होगा, या तो इसमें बैठो या फिर हवाई अड्डे पर पड़ी रहो। आखिरकार उन्होंने अपने भारी भरकम सूटकेस खुद ही उस नाव पर चढ़ाए, क्योंकि वहां कोई कुल्ली मौजूद नहीं था और इसी भाग दौड़ में नेहा का एक महंगा नाखून भी टूट गया होगा। वह 1.5 घंटे का सफर उनके लिए किसी नरक से कम नहीं रहा होगा। समुद्र का खारा पानी बार बार उनके चेहरे पर पड़ रहा था और उनकी सारी सजावट तथा बनावटी शान धीरे धीरे उतरती जा रही थी। जब वे आखिरकार होटल के पिछले घाट पर पहुंचे तो वे किसी वीआईपी मेहमान की तरह नहीं बल्कि बड़ी मुसीबत से बचे हुए लोगों की तरह दिखाई दे रहे थे। वहां उनका स्वागत ढोल नगाड़ों से नहीं बल्कि होटल के मैनेजर मिस्टर राहुल ने किया, जिनके हाथ में एक फाइल थी और चेहरा पूरी तरह गंभीर था। आदित्य जल्दी से उनकी ओर बढ़ा और बोला, भगवान का शुक्र है आप मिल गए। बैंक की तरफ से कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई है। आप हमें हमारे विला की चाबी दे दीजिए, मैं बाद में सब ठीक कर दूंगा। लेकिन राहुल अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। उन्होंने फाइल से एक कागज निकालते हुए कहा, यह संभव नहीं है क्योंकि हमारी मुख्य सदस्य शांति देवी स्वयं यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने आगे समझाया कि उनके बिना न तो वह विशेष छूट लागू होगी और न ही वह विला मिल सकता है, क्योंकि यह अनुबंध की एक अनिवार्य शर्त थी। नेहा हैरान होकर बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह यहाँ है या नहीं? राहुल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब आप सामान्य पर्यटक हैं और वर्तमान सीजन के अनुसार आपको प्रति रात पूरा किराया देना होगा। यह सुनते ही उर्मिला की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी राहुल ने एक और झटका देते हुए बताया कि उनका विला अब किसी दूसरे मेहमान को आवंटित किया जा चुका है। अब उनके लिए केवल 2 साधारण कमरे बचे हैं, जो बगीचे के उस हिस्से में हैं जहां जनरेटर की तेज आवाज लगातार आती रहती है। आदित्य के पैर कांपने लगे होंगे और उसे पहली बार समझ आया होगा कि उसकी माँ का यह फैसला उस पर कितना भारी पड़ने वाला है। उसने धीमी आवाज में कहा होगा, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। इस पर राहुल ने बिना किसी भावुकता के उन्हें अगली सुबह की नाव से वापस लौट जाने की सलाह दे दी। उसी समय में अटलांटा स्थित अपने घर की पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर चुकी थी और वहां की खामोशी मुझे एक अलग ही सुकून दे रही थी। मुझे पता था कि मेरा फोन अब कॉल और संदेशों से भरने वाला है, लेकिन उन्हें देखने की मुझे कोई जल्दी नहीं थी।
मैंने सबसे पहले अपने लिए अदरक वाली गर्म चाय बनाई और फिर घर के उस पौधे को दूसरे गमले में लगाने का फैसला किया, जो काफी समय से छोटे गमले में घुट रहा था। बिल्कुल मेरी तरह, जिसे आजादी की जरूरत थी। मैंने अपने शांत घर में प्रवेश किया, अपनी सैंडल उतारी और नंगे पैरों से ठंडे फर्श को महसूस किया, जो अब केवल मेरी थी। अब यहाँ न तो नेहा की शिकायतें थी, न बच्चों का शोर और न ही आदित्य की वह टीवी जो हमेशा चलता रहता था। मैंने केतली रसोई में रखी और मिट्टी का थैल लेकर बाहर आ गई, क्योंकि अब मुझे अपने पौधों की देखभाल करनी थी। जब चाय उबल रही थी तब मैंने अपना फोन निकाला और देखा कि उसमें 37 मिस्ड कॉल और अनगिनत संदेश भरे पड़े थे। मैंने नेहा के संदेश पढ़े, जो पूरे बड़े अक्षरों में लिखे गए थे और जिनमें वह पागलों की तरह मुझ पर चिल्ला रही थी। उसमें लिखा था, माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? हमें यहाँ कोई होटल नहीं मिल रहा है, बच्चे रो रहे हैं, आप हमें इस तरह क्यों तड़पा रही हैं? मुझे यह पढ़कर हंसी आ गई कि उर्मिला को हार्ट अटैक आ रहा है, जबकि 1 घंटे पहले वही बिजनेस लाउंज में सबसे महंगा खाना मांगने की जिद कर रही थी। मैंने चाय का एक घूंट भरा और अपनी गैलरी से उस अनुबंध की तस्वीर निकाली, जिस पर मैंने 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए थे। मैंने उस हिस्से को लाल रंग से चिन्हित किया, जहां साफ लिखा था कि यह बुकिंग न तो बदली जा सकती है और न ही रद्द की जा सकती है। मैंने वह तस्वीर नेहा को भेज दी और नीचे एक छोटा सा संदेश लिखा, बेटा, टिकट मेरे नाम पर थी और तुमने उसे अपनी माँ को दे दिया। अब अपनी छुट्टियां खुद ही संभालो, गुड नाइट। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था, यह तो केवल शुरुआत थी। अब मुझे उन बड़ी बड़ी खरपतवारों को जड़ से उखाड़ना था, जिन्होंने मेरे जीवन को चारों ओर से घेर रखा था। मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठी और फैमिली क्लाउड का पासवर्ड डाला, जिसे वे लोग सोचते थे कि मुझे चलाना भी नहीं आता। मैंने वहां से उन सभी संपत्तियों के दस्तावेज निकाले जो कानूनी रूप से मेरे नाम पर थी, लेकिन जिनका इस्तेमाल आदित्य अपनी शान और हैसियत दिखाने के लिए करता था। आदित्य का वह शानदार ऑफिस जो शहर के सबसे पॉश इलाके में था, वास्तव में मैंने ही 5 वर्ष पहले खरीदा था। मैंने उसे अपने नाम पर इसीलिए रखा था ताकि वह सुरक्षित रहे, और उस समय आदित्य ने भी इस बात पर कोई बहस नहीं की थी, क्योंकि उसे केवल अपनी आलीशान कुर्सी और रुतबे से मतलब था। यहाँ तक कि उसकी वह बड़ी काली गाड़ी भी मेरे ही नाम पर पंजीकृत थी। यह सब देखते ही मैंने बिना एक पल गवाए अपने वकील को एक ईमेल लिख दिया। मैंने उनसे कहा कि इन सभी संपत्तियों को तुरंत बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, क्योंकि अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं रही। यह आदित्य के लिए केवल पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि उसकी पहचान पर बहुत बड़ा प्रहार था, क्योंकि उस ऑफिस और गाड़ी के बिना वह खुद को कुछ भी नहीं समझता था। मैंने आदित्य को एक संदेश भेजा कि मैं अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहती हूँ और बेकार का बोझ हटाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ऑफिस बेचने का फैसला किया है। मैंने उसे 24 घंटे का समय दिया कि वह अपना सारा सामान वहां से हटा ले, वरना ताले बदल दिए जाएंगे। इसके बाद मैंने फोन एक तरफ रख दिया। अब वापस चलते हैं उन लोगों के पास जो मालदीव के उस होटल की लॉबी में बैठे स्थानीय वाईफाई के सहारे सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहां का पूरा माहौल बिगड़ चुका था। नेहा मैनेजर राहुल पर चिल्ला रही थी और उर्मिला अपने सूटकेस पर बैठी रो रही थी। बच्चे भूख और प्यास से बेहाल थे और बार बार आदित्य से पूछ रहे थे कि वे स्विमिंग पूल में कब जाएंगे, लेकिन आदित्य उन्हें झुंझलाकर टाल रहा था। तभी उसके फोन पर मेरा भेजा हुआ मैसेज आया। जैसे ही उसने पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वह पत्थर की तरह स्तब्ध रह गया। नेहा ने उसके चेहरे के बदलते भाव देखकर घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या माँ ने पैसे भेज दिए हैं? आदित्य की आवाज अब लगभग चीख में बदल गई। उसने बताया कि उसकी माँ उसका ऑफिस और गाड़ी दोनों बेच रही है। नेहा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, तुमने तो कहा था कि उस ऑफिस के मालिक तुम हो, फिर तुमने उसे अपने नाम पर क्यों नहीं करवाया? आदित्य ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला कि उसे हमेशा यही लगा था कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है, क्योंकि वह उसकी अपनी माँ है। नेहा ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उसने कहा कि वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है और उसकी माँ किसी राक्षस से कम नहीं है। फिर उसने आदित्य को याद दिलाया कि उसी ऑफिस के आधार पर
उसे बैंक से अपने नए प्रोजेक्ट के लिए बड़ा लोन मिला था। अगर ऑफिस बिक गया तो बैंक तुरंत अपना पूरा पैसा वापस मांग लेगा और आदित्य पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया शब्द सुनते ही उर्मिला का रोना एकदम बंद हो गया और उसकी आवाज अचानक बहुत सख्त और व्यवहारिक हो गई। उसने नेहा से कहा कि आदित्य को तुरंत मुझे फोन करके माफी मांगनी चाहिए, चाहे इसके लिए उसे मेरे पैरों में ही क्यों न गिरना पड़े। आदित्य ने कांपते हाथों से मुझे फोन लगाया। इधर मैं अपने किचन में बैठी आराम से चाय पी रही थी और फोन की स्क्रीन पर उसका नाम चमकता हुआ देख रही थी। मैंने जानबूझकर फोन नहीं उठाया क्योंकि मैं चाहती थी कि वह तड़पे और उसे एहसास हो कि असली सबक तो अभी शुरू हुआ है। वह बार बार फोन करता रहा, लेकिन मैंने हर कॉल अनसुनी कर दी और वापस अपने बगीचे में पौधों की देखभाल करने लगी, क्योंकि मिट्टी में हाथ डालना मुझे उन परजीवियों को पालने से कहीं ज्यादा सुकून दे रहा था। उधर मालदीव में उसका स्वर्ग अब पूरी तरह नरक में बदल चुका था। वे पिछले 3 घंटों से उसी होटल की लॉबी में बैठे हुए थे। तभी राहुल एक बार फिर उनके पास आया और उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब लॉबी बंद होने वाली है और उन्हें वहां से बाहर जाना होगा। आदित्य ने लगभग रोते हुए पूछा, हम इस आधी रात को बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे? लेकिन राहुल का दिल जरा भी नहीं पसीजा। उसने उन्हें बाहर सार्वजनिक समुद्र तट की ओर इशारा कर दिया, जहां कुछ बेंचें लगी हुई थी, और साफ शब्दों में कह दिया कि यदि वे स्वयं वहां से नहीं गए तो उसे पुलिस बुलानी पड़ेगी। यह उनके उस दिखावटी जीवन का अंत था जिसे उन्होंने मेरी मेहनत की कमाई पर खड़ा किया था। वे उस उमस भरी रात में बाहर निकल आए जहां मच्छरों का आतंक था और हवा में इतनी नमी थी कि कपड़े शरीर से चिपक रहे थे। उर्मिला, जिसे बच्चे हमेशा प्यार से नानी कहते थे, अचानक अपनी असली औकात पर आ गई और उसने नेहा को ही इस पूरे मामले का दोषी ठहराना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यह सब नेहा की ही योजना थी कि मेरी टिकट उसकी माँ को दे दी जाए और अब उसी की वजह से वे सब सड़क पर आ गए। देखते ही देखते नेहा और उर्मिला के बीच सड़क पर ही गाली गलौज और जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। जबकि बच्चे जमीन पर बैठे रो रहे थे, आदित्य ने पहली बार अपनी पत्नी पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों ने ही मुझे उकसाया था कि माँ की टिकट अपनी माँ को दे दे और अब दोनों मुझे ही दोष दे रही हो। नेहा ने आदित्य का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है और उसकी माँ किसी राक्षस से कम नहीं है। उसने आदित्य को याद दिलाया कि बिना उस ऑफिस के उसे बैंक से अपने नए प्रोजेक्ट के लिए लिया गया बड़ा लोन भी नहीं मिल पाएगा। अगर ऑफिस बिक गया तो बैंक तुरंत पूरा पैसा वापस मांग लेगा और आदित्य पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। आदित्य ने गुस्से और बेबसी में मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा। उसमें वह रो रहा था, अपनी गलती स्वीकार कर रहा था और माफी मांगते हुए कह रहा था कि वे लोग मुसीबत में फंस गए हैं। उनके पास रहने की जगह नहीं है और खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। मैंने वह संदेश सुना और फिर उसे खुद फोन किया। आदित्य ने एक ही सेकंड में कॉल उठा ली, मानो वह उसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि नेहा और उर्मिला उसकी बातें सुने। वह लगातार मुझसे सब कुछ ठीक कर देने की भीख मांग रहा था। मैंने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? तुमने तो कहा था कि बच्चों को उनकी नानी से ज्यादा प्यार है, तो क्या अब उनकी नानी का प्यार उन्हें खाना नहीं खिला पा रहा? आदित्य गिड़गिड़ाते हुए बोला, माँ, उर्मिला बहुत स्वार्थी है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचती है, प्लीज हमें यहाँ से निकाल लीजिए। मैंने शांत स्वर में कहा, बेटा मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ क्योंकि इस समय मैं एक ऐसे खरीदार से मिल रही हूँ जो तुम्हारा ऑफिस खरीदने के लिए अच्छी कीमत देने को तैयार है। यह सुनते ही आदित्य घबरा गया और चिल्लाने लगा, अगर ऑफिस चला गया तो मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। मैंने बहुत संयम से जवाब दिया, अब समय आ गया कि तुम अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना सीखो। फिर मैंने उसे गुड नाइट कहा, उर्मिला को मेरा प्रणाम पहुंचाने के लिए कहा और नेहा को भी धन्यवाद किया जिसने मेरी सेहत की इतनी चिंता की थी। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। उसी पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों से मेरे कंधों पर रखा कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। उधर वे लोग समुद्र तट पर एक दूसरे से उसी तरह लड़ रहे थे
जैसे पिंजरे में बंद भूखे जानवर आपस में लड़ते हैं। और इधर मैं वर्षों बाद सुकून की नींद सो रही थी। अगली सुबह आदित्य ने मुझे वीडियो कॉल किया। उसका चेहरा सूजा हुआ था और वह बेहद थका हुआ, बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। वह एक सस्ते से लॉन्च में ठहरा हुआ था, जहां पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था और दीवारों पर सीलन जमी हुई थी। तभी नेहा ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैं अपने ही पोते पोतियों को सजा दे रही हूँ और मैं बहुत ही निर्दयी औरत हूँ। मैंने उसे पूरी शांति से समझाया कि मैं किसी को सजा नहीं दे रही, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी का असली अर्थ सिखा रही हूँ। फिर मैंने अपनी डायरी निकाली और उन्हें याद दिलाया कि पिछले 10 वर्षों से मैंने उन पर 15 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च किए हैं। मैंने कहा कि निवेश की भाषा में उनका परिवार मेरे लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है, जहां मुझे सम्मान और प्रेम के बदले केवल अपमान और तिरस्कार मिला। आदित्य और नेहा को लगा कि वे अभी भी मुझसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनके सामने एक और कड़वा सच रख दिया। मैंने आदित्य से पूछा, उस बच्चों की शिक्षा निधि का क्या हुआ, जिसमें तुम हर महीने पैसे जमा कराने की बात कहते थे? ये सुनते ही नेहा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वह दीवार से टिक गई। उसे समझ आ गया कि उसकी चोरी अब छिप नहीं सकती। मैंने आदित्य को बताया कि केवल 2 सप्ताह पहले ही उसी फंड से 4 लाख रुपए निकालकर नेहा ने अपने लिए महंगे बैग और सूटकेस खरीदे थे। यह सुनते ही आदित्य गुस्से से अपनी पत्नी की ओर मुड़ा और उस पर बरस पड़ा कि उसने बच्चों के भविष्य के लिए रखे गए पैसों से अपनी झूठी शान और दिखावा खरीदा है। और उनके बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। मैंने उस तमाशे को बड़े ठंडे मन से देखा और आदित्य से कहा कि उसकी पत्नी चोर है, उसकी सास धोखेबाज है और अब उसे अपना रास्ता स्वयं ढूंढना होगा। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया और अपनी कॉफी खत्म की। मुझे पहले से ही पता था कि अब वे सोशल मीडिया का सहारा लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तभी जतिन ने मुझे एक लिंक भेजा जिसमें नेहा का एक वीडियो था। उस वीडियो में वह रो धोकर दुनिया को बता रही थी कि मैं एक निर्दयी दादी हूँ, जिसने उन्हें मालदीव में मरने के लिए छोड़ दिया। उस वीडियो को हजारों लोग देख चुके थे और बहुत से लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे, लेकिन मैं कोई ऐसी औरत नहीं थी जो इन बातों से डर जाती। मैंने जतिन को इशारा किया और हमने भी अपनी ओर से एक जवाबी वीडियो जारी किया, जिसमें केवल तथ्य और बैंक के आधिकारिक दस्तावेज थे। हमने साफ दिखाया कि किस तरह उन्होंने मेरी टिकट अपनी मां को दे दी, कैसे नेहा ने बच्चों के भविष्य के लिए रखे गए पैसों का दुरुपयोग किया और कैसे आदित्य ने मेरा अपमान किया था। देखते ही देखते माहौल बदल गया। जो लोग कुछ देर पहले तक उन्हें बेबस समझ रहे थे, वही अब उन्हें धोखेबाज और लालची कहने लगे। मालदीव के उस छोटे से कमरे में उर्मिला ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। उसने अपने सूटकेस की गुप्त जेब से नोटों की गड्डियां निकाली। वे वही पैसे थे जो नेहा ने बच्चों के फंड से निकालकर अपनी मां को सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। उर्मिला के पास उसकी अपनी बचत भी थी, लेकिन उसने उन पैसों से आदित्य और नेहा की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह केवल अपनी टिकट खरीदेगी और अकेली भारत लौट जाएगी। आदित्य और नेहा स्तब्ध रह गए कि जिस मां के लिए उन्होंने इतना बड़ा छल किया, वही उन्हें इस मुश्किल घड़ी में छोड़कर जा रही है। लेकिन उर्मिला ने बिना किसी पछतावे के कह दिया कि सबसे पहले अपनी जान बचाना जरूरी है। इतना कहकर वह अपना सूटकेस लेकर वहां से चली गई। अब आदित्य और नेहा के पास न पैसे बचे थे, न सम्मान। 2 सप्ताह बाद मैं फिर एक बार हवाई अड्डे पर थी, लेकिन इस बार मेरे साथ कोई बोझ नहीं था। मैंने सफेद रंग का एक सुंदर सूट पहन रखा था और मैं अपने उन दोस्तों के साथ इटली की यात्रा पर जा रही थी, जो मेरी तरह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर थे। अब मुझे किसी के नखरे नहीं उठाने थे। तभी आदित्य का एक संदेश आया। उसने लिखा था कि वे भारत लौट आए हैं और अब एक छोटे से किराए के मकान में रह रहे हैं, क्योंकि जिस घर में वे रहते थे वह बिक चुका है। नेहा अब एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में नौकरी कर रही थी और आदित्य खिड़कियां लगाने वाली एक कंपनी में सेल्समैन बन गया था।
उर्मिला ने स्वयं को अपने घर में बंद कर लिया था और अब वह अपनी बेटी से भी बात नहीं कर रही थी। मैंने आदित्य के संदेश का कोई उत्तर नहीं दिया और अपना फोन बंद कर दिया, क्योंकि अब मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी थी। मैंने वह आजादी और आत्मसम्मान फिर से हासिल कर लिया था जिसे मैं वर्षों तक एहसान फरामोश लोगों के पीछे खोती रही थी। विमान ने उड़ान भरी और मैं खिड़की से नीचे फैले को देख रही थी, जहां मेरा बेटा अब अपनी वास्तविकता से जूझ रहा था। शायद कुछ वर्षों बाद उसे यह समझ आए कि मैंने उसे दुनिया का सबसे बड़ा उपहार दिया है, अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत। एयर होस्टेस ने मुझे पेय परोसा और मैंने मुस्कुराते हुए उस आजादी का स्वागत किया जिसे पाने के लिए मुझे एक कठिन लेकिन सही निर्णय लेना पड़ा था। दोस्तों, यह थी शांति देवी की कहानी, जिन्होंने हमें सिखाया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि अपनी सीमाएं तय करके और आत्मसम्मान बनाए रखकर कमाया जाता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या शांति देवी का फैसला सही था या फिर वे कुछ ज्यादा ही कठोर हो गई थी। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।